हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो स्टूडेंट अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है या यूं कहें भैया आपको 2026 में क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर जो कि 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार भैया हम 95% प्लस मार्क अचीव करेंगे तो भैया इस वीडियो को ध्यान से देख लेना क्योंकि हम आपको 95% प्लस मार्क दिलवाएंगे और आपको टॉपर बनाएंगे। ऐसी ऐसी क्लासेज हम आपको देंगे ना, भले ही कितनी मेहनत करनी पड़ जाए लेकिन आपको इस बार हम टॉपर बनाकर रहेंगे। तो ये है 12th फिजिक्स का एक वायरल पेपर। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना होता है, नाम, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। यहाँ पे पेपर कोड रहेगा और इस पूरे 70 नंबर के पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। देखो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है, कितने पेजेस में लिखा है आप पेजेस गिनते गिनते थक जाओगे। मैंने सोचा क्यों ना इसका पूरा सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो पेजेस कम से कम 15-20 पेज में मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा है आप सभी के लिए। तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। पूरे पेपर, पूरे 70 नंबर के पेपर का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं और हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर देना और हमारी जो छोटी सी फैमिली है ना उसको सब्सक्राइब करके आप ही लोग बड़े बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास है। नोट देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब भैया 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। निर्देश देख लो, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखो इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या, ठीक है। खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। खंड बा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर वाला। खंड दा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर वाला और खंड या जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर वाला। बस इतना आपको कहा जा रहा है। और खंड या में आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का भी चयन दिया जाएगा कि ये नहीं पता तो वो कर लो। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने खंड आ की, ठीक है। पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, टाइम लग सकता है, टाइम कितना भी लग जाए लेकिन टाइम बदलने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। देखो देखो खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे। देखो फर्स्ट है, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन देखो, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। आपके पास ऑप्शंस हैं, ये देखो 5 इंटू 10⁻³ जूल, सेकंड है 0.5 इंटू 10⁻³ जूल, थर्ड है 0.5 जूल, फोर्थ है 5 जूल, ठीक है। तो कितनी होगी भैया, तो मैं इसको ऐसे नहीं बताने वाला। मैंने कहा ना कि पूरा एकदम डाउट आपका क्लियर करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो हमें धारिता दी गई है 100 माइक्रोफैराड, विभव दिया गया है 10 वोल्ट। तो सिंपल सा है, देखो धारिता हमें दी गई है। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको क्योंकि ऐसे ये न्यूमेरिकल आपके 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है। तो 100 माइक्रोफैराड हमें धारिता दी गई है, पहले इसको फैराड में बदलेंगे। मैंने कहा था अगर फैराड में आप लोग बदलते हो ना तो 100 गुणे 10 के पावर -6 से आपको गुणा करना होगा, ये फैराड में हो गया। विभव हमें दिया गया है कितना, 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट, ठीक है, इतना दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, हमें संचित ऊर्जा U निकालनी है तो U को निकाल लेंगे। देखो U इक्वल टू होता है 1/2 CV², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। इसको याद रखना मेरे भाई, आगे भी काम आएगा। U इक्वल टू हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, बहुत इजी है, 1/2 गुणे C की वैल्यू ऊपर दी गई है 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू है 10, इसका स्क्वायर है भैया तो 10 गुणे 10 2 बार हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझ लो, कुछ है नहीं इसमें। देखो एक 2 को 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझो, U इक्वल टू हो जाएगा 5 को हम आगे ले आएंगे इंटू ये 100 का 10 से गुणा कर देंगे 1000 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 5 इंटू 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, इंटू 10 के पावर -6,
ठीक है। अब भैया इसका गुणा कर दो तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10 दी पावर, देखो 3 में से 6 जाएगा भैया तो -3 जूल हो जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर -3 जूल हो गया मेरे भाई। यही हमारा आंसर भी आ जाएगा, सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके ऑप्शन दूसरे पेज में है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, ये देखो 5 इंटू 10 दी पावर -3 जूल सबसे पहला ही ऑप्शन है और यही वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, बस एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पेपर खूब अच्छे से समझ लेना, ऐसा पेपर आपको बार बार नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलो खा वाला देख लेते हैं भैया। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, चालक के किस पर, मतलब किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर या इनमें से किसी पर नहीं। भैया किसी चालक की चालकता जो है वो पदार्थ पर डिपेंड करती है, पदार्थ कैसा है, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। भैया लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। भैया ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप लेंज का नियम उत्पन्न होता है, तो ग का तीसरा ऑप्शन सही होगा। घा वाला देख लो, वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है वो कौन सी घटना है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। भैया वो जो घटना है ना वो ध्रुवण है, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसी एक एक क्वेश्चन आपको समझना है, तरंग प्रकाश की चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अंगा नंबर क्वेश्चन देख लो, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या है। पी प्रकार का अगर आपको अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाया जाएगा, फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक। भैया इसमें एल्यूमिनियम मिलाया जाएगा, अगर आपको पी टाइप का अर्धचालक बनाना है ना तो शुद्ध अर्धचालक में आपको एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा। हमारे लास्ट चैप्टर अर्धचालक का ये क्वेश्चन है। चा वाला देख लो, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। भैया किस पर निर्भर नहीं करती है, देखो यही बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में, वो पढ़ लेंगे किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। देखो मैंने बताया था लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी होता है, या आप इसी को लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, ठीक है। तो देखो ये द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, आप वेग पर भी डिपेंड करती है, संवेग पर भी डिपेंड करती है, ये आवेश पर निर्भर नहीं करती। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 6 थे, एक एक नंबर के, बेटा 6 नंबर आपको ऐसे एग्जामिनर दे देगा बिल्कुल फ्री के, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, तो इसको आप लोग कर लेना, बाकी आगे मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहूंगा। चलिए खंड बा पे चलते हैं भैया। खंड बा जो हमारा है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और बाय द वे इसमें भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेगा। देखो फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं मेरे भाई, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलो देखते हैं अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक एक करके आंसर देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे का है क्वेश्चन, देखो कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर। भैया जितने नंबर का क्वेश्चन आता है ना उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना, ऐसा नहीं कि 1 नंबर में आया है आप पूरा भर के एकदम लिख दें। ध्यान देना है आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, क्योंकि इसको अगर ये 1 नंबर में आया है ना तो 1 नंबर की तरह आपको आंसर भी लिखना है। बहुत बड़ा मत लिखिएगा, इससे आप ही का नुकसान है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कीजिएगा। तो भैया समविभव पृष्ठ क्या होता है, बहुत सिंपल है, नाम से स्पष्ट है, समविभव मतलब विभव बराबर या समान। समविभव पृष्ठ क्या है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित जितने भी बिंदु है ना सब पर विद्युत विभव अगर बराबर होगा तो बेटा ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा। नाम से ये स्पष्ट है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। चलो खा वाला क्वेश्चन देख लो, बस इतना लिख दो 1 नंबर में, और क्या लोगे। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं भैया, वैद्युत धारा का क्वेश्चन है तो ये भी देख लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं, एकदम हलवा है जिसको कहते हैं, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, देखो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं
तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। मतलब जब हम किसी सेल की प्लेट को तार द्वारा जोड़ेंगे ना, तो तार में जो विद्युत धारा है वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, जबकि सेल के अंदर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सेल के अंदर जो है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत धारा के प्रवाह में जो घोल के द्वारा उत्पन्न अवरोध होगा, अवरोध का मतलब रुकावट, उसी को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है भैया, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। 1 नंबर का आएगा तो 1 नंबर में आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेज भी हम हटाते हैं और आगे देखेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। गा वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत ध्यान से समझो। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए भैया। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? तो देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, सीधा सीधा लिखा है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, मतलब किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन जो होगा उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होगा, जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। मतलब क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो होगा ना, मतलब क्या कहा जा रहा है कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी बी जो है, इसका जो रेखा समाकलन होगा ना, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से में से गुजरने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होगा। यही होता है भाई एम्पियर का परिपथीय नियम, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होगा, यानी कि म्यू नॉट इंटू आई। बस हो गया, म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। चलो ऐसे से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। घा वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो, मैं यहां पे समझा देता हूं। देखो घा वाला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं भाई? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो देखो आप चुंबकीय फ्लक्स को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैंने इसको पढ़ाया था, चलो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, लिखेंगे नहीं हम। ऐसे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। जैसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा था ना, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स बोलते थे। ऐसे क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। इतना लिख दोगे 1 नंबर में नंबर मिल जाएगा। लेकिन चित्र देखो, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, इससे अभिलंबवत आपकी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है। ऐसे यहां पर अगर ये थीटा कोण बनाकर गुजरेंगी, ठीक है, तो हमारा देखो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इक्वल टू फॉर्मूला होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी डॉट जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए, बी ए, ठीक है, फाई इक्वल टू बी ए। अब अगर ये थीटा कोण बनाकर गुजर रही है भैया, तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मात्रक वेबर होगा, बीमा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस 1 होगा, और ये राशि अदिश होगी। बस इतना लिख दो मेरे भाई, बहुत डीपली नहीं जाना 1 नंबर में। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप थोड़ा डीपली जा सकते हैं, 2 नंबर में आता है तो भी आप डीपली जा सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देख लो। उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। वो कौन सा भौतिक सिद्धांत है जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है? तो भैया यहां पे लिखा है इसका आंसर, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ना, इस पर प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उसका कार्य सिद्धांत आधारित है। बस हो गया मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन हो गया। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। देखो देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो देखो देहली आवृत्ति क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का। देखो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाती है।
इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। यही इसकी महत्व है। मतलब आपतित प्रकाश की वो आवृत्ति, जैसे मान लो भैया ये कोई धातु है, ये क्या है, कोई धातु है, मेटल है। अब ये अगर धातु है भैया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही आवेश वाहक के रूप में, देखो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस पर कोई प्रकाश आकर ये देखो पड़ा, उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश आकर इस पर पड़ा, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इस पूरी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है। ये धातु की सतह। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ये जो आपतित प्रकाश आई है ना, इस धातु की सतह पर गिरी है, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, वो देहली आवृत्ति कहलाएगी और इसे हम म्यू नॉट से प्रदर्शित करेंगे। इतना याद रखना, ठीक है। देखो म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा नॉट, सी अपान लैम्डा नॉट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी सी क्या है, ये प्रकाश की चाल है। आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। तो सी है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी लैम्डा जीरो क्या है, जैसे म्यू जीरो है, म्यू नॉट है ना, ये है देहली आवृत्ति, वैसे लैम्डा नॉट है, ये देहली तरंगदैर्घ्य है, देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। बहुत नॉर्मल था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भैया देहली तरंगदैर्घ्य, बस हो गया। मतलब आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वही होगी भैया देहली आवृत्ति। बहुत सिंपल सा था और मैंने आपको सिंपल भाषा में बता भी दिया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खंड बा भी हो चुका है, अब खंड सा पे हम लोग चलेंगे, जो 2-2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, खंड सा की अगर हम लोग बात करें तो ये 2-2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। देखो तीसरा का क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक अनंत लंबाई का, देखो ये न्यूमेरिकल है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁸ कूलाम मीटर है, प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 2 नंबर का ये आता है। इसी न्यूमेरिकल को मैंने यहाँ पे रख दिया है भैया। हमें सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना, क्योंकि हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो सॉल्यूशन आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व जो लैम्डा होता है, देखो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी, आर हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। भैया 2 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 2 को हम 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो हम 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, ऊपर लाएंगे तो 10⁻−2 मीटर हो जाएगा। ये मीटर में बदल जा चुका है भैया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 2 को 100 से आपको भाग देना होगा, 100 से भाग दोगे तो 100 को आप लिख सकते हैं 10⁻2, ऊपर लाएंगे 10⁻−2 हो जाएगा। ई आपको निकालना, इसको निकाल लेंगे। चलो, चूंकि हमें पता है एक फॉर्मूला, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला एक होता है भैया, मैंने बताया था आपको गॉस के नियम के अनुप्रयोग में एक फॉर्मूला मैंने बताया था, शायद आपको पता हो, वो मैंने डेरिवेशन भी कराया था। फॉर्मूला तो ये होता है E = λ/2πε0r, ये होता है। लेकिन इसी को मैंने बताया था कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, E ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा कर दो तो E = 1/4πε0 इंटू 2 λ/r, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हैं भाई, दोनों को मैंने बताया था।
अब वैल्यूज को रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ 2 इंटू लैमडा। लैमडा की वैल्यू ऊपर देखो कितनी है, ये 10 गुणे 10⁻⁸, तो इसको लिख देंगे 10 गुणे 10⁻⁸। अपान आर की वैल्यू देख लो ऊपर, आर की वैल्यू है 2 गुणे 10⁻², तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 10⁻²। ये कट हुआ, 2 से 2 कट हुआ, हमारा बचा क्या, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। ई इक्वल टू बचा 9 गुणे 10⁻9 है, इसके ऊपर 1 मानते हैं तो 10⁻10 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻8 को ऐसे रहने देंगे, गुणे 10⁻−2 को ऊपर ले जाएंगे, +2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 9 इंटू, पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं, 10 और 2 जुड़ेगा 10⁻12 हो जाएगा, गुणे 10⁻−8 हो जाएगा। अब 12 में से 8 को हम घटा देंगे भैया, तो ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10⁻, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम भैया। और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, देखो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो सिंपल सा था, मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट है, मतलब सिंपल तो है बट इंपॉर्टेंट भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बता ही दिया जाए। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को। ये देखो खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी समझ लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं इसमें ना है तो न्यूमेरिकल टाइप के, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल ना हो तो भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। तो खा वाला देख लो, एक न्यूमेरिकल है। किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का शायद क्वेश्चन है। तो देखो हमें दिया गया है, देखो हमें दिया गया है स्वाप्रेरण गुणांक एल की वैल्यू दी गई है 80 मिली हेनरी, 80 मिली हेनरी। इसको पहले हेनरी में बदलेंगे भैया, तो एल इक्वल टू हमारा हो जाएगा 80 गुणे 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। अब धारा दी गई है कि इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट होगा। तो धारा जो हमारी दी गई है डेल्टा आई ना, 0 से बढ़कर 5 हो रही है, तो 5 में से 0 को घटा देंगे, तो हमारा डेल्टा आई फाइनली हो जाएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद में देख लो बेटा, आपको विद्युत वाहक बल ई भी दिया गया है, ई दिया गया है आपको 400 वोल्ट, तो 400 वोल्ट कर देंगे। ठीक है, इतना दिया गया है। हमें निकालना है डेल्टा टी, तो भैया डेल्टा टी को हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, इसको याद रखना। अब हमें जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बना लेंगे। देखो हमें डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा टी को हम इधर ले जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा एल डेल्टा आई अपान ई हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब वैल्यूज को रख दो, काम हो जाएगा। डेल्टा टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 80 मिली हेनरी था, तो उसको हमने लिखा था 80 गुणे 10⁻³ हेनरी, इंटू डेल्टा आई की वैल्यू 5 थी। ठीक है, 5 एम्पियर, और इसकी वैल्यू ई की वैल्यू जो थी वो 400 वोल्ट थी, तो इसको हम कर देंगे 400 वोल्ट। ये कट गया, ये कट गया, 5 1 5, 5 8 40, 8 8 कट गया। आपका टोटल आएगा डेल्टा टी, जो आएगा डेल्टा टी, अरे खुद ही सोच लो, 80 का 5 से गुणा करोगे तो 400 ही आएगा, 400 से 400 को काट दो तो 10⁻³ सेकेंड आपका समय आ जाएगा, और यही आंसर भी हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। मतलब आपका किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक अगर 80 मिली हेनरी है ना, तो इस कुंडली में 10⁻³ सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल था, छोटा सा था, इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गा वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, और इसमें कुछ है नहीं, मैंने पहले ही आपको बता रखा है। देखो गा वाला क्वेश्चन, इसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, देखो गा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए भैया।
तो हमें लैम्डा दिया गया है, सिंपल सा है, तरंगदैर्घ्य हमें लैम्डा की वैल्यू दी गई है। लैम्डा इक्वल टू दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। एक फार्मूला आपको और पता होगा, प्लांक नियतांक एच की वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड ये होता है प्लांक नियतांक की वैल्यू। प्रकाश की चाल तो आपको पता ही होगा, सी प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें ई निकालना है तो ई को हम निकाल लेते हैं, फोटान की ऊर्जा। ठीक है, देखो ई का एक फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि एच म्यू होता है, एच म्यू, या इसी को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू म्यू के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं एच म्यू के जगह पर सी अपान लैम्डा भी लिखते हैं। तो हम दोनों फॉर्मूले को लिख सकते हैं ई इक्वल टू एच म्यू या ई इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। ठीक है, अब एच सी अपान लैम्डा मैंने इसलिए लिखा है ताकि वैल्यू आप रख सकें। देखो एच की वैल्यू है 6.6 गुणे 10⁻⁻34, तो इसको कर देंगे 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे प्रकाश की चाल जो सी है वो 3 × 10⁸ है, अपान लैम्डा की वैल्यू जो है वो 5 × 10⁻⁷ है। ये कर दिया हमने, कर दिया। अब देखो क्या करना है, इंटरेस्टिंग, देखो इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 6.6 को 3 से गुणा करोगे ना तो 19.8 आएगा, गुणे 10⁻⁻34 है, ये 8 है भैया, 34 8, तो 34 में से 8 जाएगा तो 26 बचेगा, 26 गुणे 10⁻⁻7 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻7 हो जाएगा, अपान 5 नीचे बचेगा। ये 19.8 को 5 से काट देंगे तो 3.96 आ जाएगा अप्रॉक्स। तो हमारी अब वैल्यू आने वाली है भैया, बहुत इजी था। ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3.96 गुणे 10⁻⁻, देखो 26 में से 7 जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका -26 बचेगा। देखो -26 और 7 है तो -19 हो जाएगा, 19 जूल हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि भैया इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है, तो हमें पता ही है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, पता है कि नहीं, मैंने बताया था 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, इस जो वैल्यू आई है ना इसको 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो 3.96 गुणे 10⁻⁻19 अपान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 2.475, इतना आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा मेरे भाई। अब जो हमारी ई की वैल्यू आई है ना, फोटान के ऊर्जा की वैल्यू, वो आई है 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर आपसे जूल में पूछा गया है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं कहा गया तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे लिख सकते हैं। बस हो गया मेरे भाई, ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन और है जो आप खुद कीजिएगा, पी प्रकार के अर्धचालक क्या है, 2 नंबर, तो 2-2 नंबर के आपके टोटल 4 क्वेश्चन थे, 8 नंबर आपको मिलेंगे। अब खंड दा पे चलेंगे, जो 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, और सबसे ज्यादा नंबर के यही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 36 नंबर के आपके 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं ना कि सबसे ज्यादा नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। देखो चौथे का काम, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd और प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो J इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है NeVd, NeVd, यही आपको भैया संबंध बताना है, इसको मैं बाद में कराऊंगा, कुछ सॉल्यूशन मैंने दे दिया। खा किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, एग्जाम में हमेशा आता रहता है। देखो ये सब मैं अपने चैनल पर करा चुका हूं, शुभम लेक्चर चैनल पे, तो वहां पे जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। गा व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन। ये सब आगे मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगा, आज समझ लो कुछ सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अगर आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और भैया कमेंट में लिख दो फुल सॉल्यूशन, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन ले आऊंगा। घा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के,
12 नंबर आपको मिल चुके हैं। बट अभी तो 12 नंबर के 3 बार क्वेश्चन रहेंगे। देखो अंगा नंबर क्वेश्चन देख लो, ये भी नहीं, हाँ एक और क्वेश्चन रहेगा। मतलब कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का शायद आता है ये लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 3 3 नंबर वाला जो है ये 30 नंबर का आता है। सॉरी मैंने 36 बोला था, लेकिन ये कितने नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे 15 नंबर के। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर कर दीजिएगा। अंगा नंबर क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको कर देना है भैया, 5 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के। ठीक है, देखो ध्यान से, ये देखो अंगा नंबर, एक उत्तल लेंस तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो भैया 5 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 15 नंबर के आपके, ये हो गए। अब 15 नंबर का और रहेगा, मतलब 3 3 नंबर वाले टोटल 30 नंबर के आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने 36 बोला था गलती से, लेकिन 30 आते हैं, बायोलॉजी में शायद आता है। देखो 5वें का काम, चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए, चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब मैं एक एक करके सबको सॉल्व कराऊंगा, जो मैंने टॉपिक्स बताए थे उसको भी मैं कराऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। खा यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख द्वारा समझाइए, 3 नंबर। ठीक है, गा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए, मतलब परमाणु चैप्टर का क्वेश्चन है। ये सब सारे बहुत स्पेशल क्वेश्चन हैं, मैं अभी तो क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो कुछ सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, पूरा सॉल्यूशन में बहुत जल्द लेकर आऊंगा, और ये सब टॉपिक भी मैं बताऊंगा। ठीक है, घा द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंगा नंबर है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन 3 3 नंबर के, 15 नंबर आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, यानी कि 3 3 नंबर के टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है ना भैया कि लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन आपके सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। अब खंड या पे हम लोग चलते हैं मेरे भाई, इनको किसी से कमजोर नहीं समझ सकते, पूरे के पूरे 20 नंबर के ये वाले क्वेश्चन भी रहते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे देखो 6 नंबर, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। किरचॉफ का नियम आप लोग सर्च कर लेना यूट्यूब पे, किरचॉफ का नियम, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है, व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, इसमें आपको 2 ऑप्शंस रहेंगे, करना एक ही होगा। ऐसे 7वां देख लो, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नहीं पता तो अथवा लगा है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोनों जो है फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र एक ऐसा चैप्टर है ना, जिससे भैया एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये ध्यान रखना। 8वां क्वेश्चन देख लो, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश विद्युत समीकरण जो है 1/2 MB मैक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट को व्युत्पादित कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत स्पेशल है। नहीं पता तो तरंग प्रकाशिकी का एक क्वेश्चन दे दिया गया है। देखो हाई तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तरंग प्रकाशिकी से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना। जैसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन लास्ट होगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन बामर तथा पास्चन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में से निकलती है। अथवा लगा है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकाली का परपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। 5 नंबर टोटल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं फाइनल डिसीजन आपको देता हूँ। 6 नंबर के बहुविकल्पीय, 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय, 8 नंबर के आपके लघु उत्तरीय रहेंगे 2 नंबर के, और 30 नंबर के 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय, और 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय। टोटल 70 नंबर। देखो 6 6 12 8 20 30 50 20 70। अब मैं यही कहूंगा आपसे सबसे पहले कि जो 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, इनको सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है। सबसे ज्यादा हर एक चैप्टर में उन 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को ढूंढना है ना, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हम उसी को तो पढ़ेंगे,
फालतू के क्वेश्चन क्यों पढ़ें। उसके बाद में आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना है भैया, 20 नंबर के टोटल आते हैं। फिर आपको ये लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों मिला दें तो 38 नंबर हो जाता है, ठीक है। फिर अतिलघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय, सबको मैं बताऊंगा आगे आगे, टेंशन मत लेना। तो ये पूरा फिजिक्स का हमारा एक पेपर था 70 नंबर का। ज्यादातर मैंने सॉल्यूशन दे दिया और मैंने बताया भी है, जब वादा किया तो वादा निभाएंगे, आगे भी आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। हम चल रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।